जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की, जो लंबे अरसे तक भाटी राजाओं के अधीन रहा था। आजादी के बाद भी कई सालों तक ये श्रीगंगानगर का हिस्सा रहा। फिर 1994 में इसने राजस्थान के मैप में एक जिले के तौर पर खुद को उकेरा। आज सियासत के गढ़ में बात करेंगे इसी हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ का इतिहास जितना पुराना और रोचक है, उतनी ही यहाँ की सियासत भी है। विधानसभा चुनाव में इस जिले की एक अलग ही अहमियत है। सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले हनुमानगढ़ का क्या इतिहास रहा, क्या सियासत रही, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 को अपने वजूद में आया। पाकिस्तान बॉर्डर को छूते श्रीगंगानगर जिले से अलग होकर इसने राजस्थान के मानचित्र पर खुद को एक जिले के तौर पर उकेरा। तो पिछड़े माने जाने वाले इस क्षेत्र ने विकास की रफ्तार भी पकड़ी। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के पास स्थित है, जो सरस्वती नदी का ही रूप है। घग्गर को स्थानीय बोली में नाली कहा जाता है, जो जिला मुख्यालय को 2 भागों में बांट देती है। पहले हनुमानगढ़ भाटी राजपूतों का राज्य था। इसे जैसलमेर के भाटी राजा के बेटे भूपत ने 1295 ईस्वी में बनवाया था। भूपत ने अपने पिता की याद में इसका नाम भटनेर रखा था। भटनेर दिल्ली मुल्तान राजमार्ग पर स्थित है, इसलिए इसकी अहमियत दूसरी रियासतों से ज्यादा थी। मध्य एशिया, सिंध और काबुल के व्यापारी भटनेर के रास्ते दिल्ली और आगरा की यात्रा करते थे। 1805 में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने भाटियों को हराकर भटनेर पर कब्जा कर लिया। क्योंकि जीत का दिन मंगलवार का था, इसलिए भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा गया। ये जिला ऐतिहासिक और पुरातात्विक तौर पर अलग पहचान रखता है। यहाँ पर खुदाई से प्राचीन सभ्यताओं का पता चला है, जो युगों के बदलाव को बताती है। इस जिले में 100 से ज्यादा पर्वत हैं, जहाँ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष दफन हैं। साल 1991 में कालीबंगा में खुदाई हुई थी, जहाँ सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता की मौजूदगी का पता चला। तराइन का युद्ध, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, वो भी इसी हनुमानगढ़ की तलवारा झील का इलाका था। कई इतिहासकारों ने तलवार झील को मौजे आप और भटनेर किले को तवर हिंद किला बताया है। भटनेर का किला, जिसके सीने में कई ऐतिहासिक घटनाएं दफन पड़ी हैं, एक वक्त में वो पूरे राजस्थान की एक मजबूत दीवार के तौर पर खड़ा था। ये किला विदेशी आक्रमणकारियों को राजस्थान में घुसने से रोकने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर दूसरे किलों के मुकाबले सबसे ज्यादा वार हुए। इसका इतिहास भी करीब 1740 साल पुराना है। पक्की ईंटों और चूने से बना ये किला उस वक्त का पूरे भारतवर्ष का सबसे मजबूत किला माना जाता था। इस किले पर अकबर से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक ने शासन किया। वहीं अगर विदेशी आक्रमणकारियों की बात की जाए तो 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर कब्जा कर लिया था। वहीं 13वीं सदी में गुलाम वंश के शासक बलबन के चचेरे भाई शेर खां का भी यहाँ राज रहा। शेर खां की कब्र भी इसी किले में है। फिर 1398 में ये किला तैमूरी राजवंश के शासक तैमूर लंग के अधीन हो गया। तैमूर लंग ने अपनी इस जीवनी तुजुके तैमूरी में इस किले को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला बताया है। कहते हैं कि इस किले में एक भूमिगत सुरंग भी बनवाई गई थी, जो भटनेर से पंजाब के भटिंडा और हरियाणा के सिरसा के किलों तक जाती थी। वहीं खान पान की बात करें तो यहाँ पर छाछ, दूध, दही यानी कि डेयरी प्रोडक्ट से बने भोजन का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इतिहास के बाद अब बात यहाँ की सियासत की करेंगे। इस जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस और 1 पर सीपीआई का विधायक है। हनुमानगढ़ सीट से कांग्रेस के विनोद कुमार विधायक हैं। नोहर में कांग्रेस के ही अमित चाचाण, संगारिया से बीजेपी के गुरदीप सिंह विधायक हैं। पीलीबंगा में भाजपा के ही धर्मेंद्र कुमार जीते थे, तो भादरा से सीपीआई-एम के बलवान पूनिया विधायक हैं। हनुमानगढ़ का जो इतिहास है, लोकतांत्रिक तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और माकपा का जो वर्चस्व रहा शुरू में,
लेकिन वो बाद में अगर हम 90 से बात करते हैं, क्योंकि पिछले 3 दशक की बात करते हैं, तो 3 दशक में कांग्रेस और भाजपा पे ही केंद्रित रही है हनुमानगढ़ की राजनीति। 1990 में और खास तौर पे 2 परिवार जो है, डॉक्टर राम प्रताप और चौधरी विनोद कुमार। 1990 में चौधरी विनोद कुमार और डॉक्टर राम प्रताप का पहला मुकाबला हुआ था, जिसमें विनोद कुमार तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन जो डॉक्टर राम प्रताप हैं वो निर्दलीय थे। और उसके बाद वो दूसरे नंबर पे रहे थे 1990 में। और 1993 में जब वो डॉक्टर राम प्रताप भाजपा ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो समीकरण बदला, तो वो ये हो गया कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी। हालांकि डॉक्टर राम प्रताप का जो पूरा चुनावी जो पूरा उनका यात्रा है उनकी, वो 7 बार चुनाव लड़े और 3 बार उनको विजयश्री हासिल हुई और 4 बार उनको पराजित होना पड़ा। लेकिन जब हम विनोद कुमार की बात करते हैं तो वो 6 बार चुनाव लड़ते हैं और 4 बार जीतते हैं, 2 बार हारते हैं। लेकिन उनके पिता चौधरी आत्माराम भी बीच में चुनाव मैदान में आए थे, लेकिन वो हार गए थे डॉक्टर राम प्रताप से। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो राजनीति है वो 2 परिवार क्या 2 व्यक्ति पर केंद्रित है और पिछले 30 साल से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के इर्द-गिर्द घूम रही है राजनीति। बात अब हनुमानगढ़ सीट की करते हैं। वर्तमान में इस सीट से कांग्रेस के विनोद कुमार लीलावली विधायक हैं। इस सीट का चुनावी इतिहास काफी रोचक रहा है, क्योंकि यहाँ किसी एक पार्टी का एकाधिकारी नहीं रहा। यहाँ 1990 से अब तक हुए चुनाव में सिर्फ 4 बार कांग्रेस जीती, जबकि भाजपा के खाते में 3 बार जीत आई है। 1990 में कांग्रेस के विनोद कुमार लीलावली जीते, फिर 1993 और 1998 में भाजपा ने लगातार 2 चुनाव में जीत हासिल की। 1990 में चुनाव जीतने वाले विनोद कुमार लीलावली ने 2003 में दूसरी बार चुनाव जीता। इसके बाद वो 2008 में भी चुने गए और इस तरह से वो कांग्रेस की टिकट पर तीसरी बार विधायक बने। 2013 में बीजेपी ने कांग्रेस और विनोद की हैट्रिक पर पानी फेर दिया, लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस के विनोद कुमार ने वापसी की और सीट पर चौथी बार जीत हासिल की। हनुमानगढ़ में तो देखिए अलग-अलग जैसे विधानसभाओं की बात करते हैं तो वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के इर्द-गिर्द जो राजनीति घूमती रहती है। अब चूँकि भाजपा ने अभी लेटेस्ट कुछ समय पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन उसमें हनुमानगढ़ सीट को छोड़कर उन्हें लगभग जैसे भादरा में बहुत पहली लिस्ट में नाम आ गया था संजीव बेनीवाल का, जो कांग्रेस छोड़कर आ गए थे पहले। अब अभिषेक मटोरिया को रिपीट किया है, गुरदीप शाहपिनी को भी रिपीट किया है, धर्मेंद्र मोची को भी रिपीट किया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का चयन किस तरह से करती है और सारा जो दारोमदार है वो कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन है वो किस तरह करती है। जब इनके उम्मीदवार सामने आ जाते हैं तो उसके बाद ही हनुमानगढ़ की जो मौजूदा राजनीति उसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। साफ है कि ये सीट किसी एक पार्टी की नहीं रही है। यहाँ पर जनता के हर पार्टी को मौका दिया गया है। हालांकि कांग्रेस के विनोद कुमार ने इस सीट पर अपना रिकॉर्ड जरूर बनाया है, जिसे तोड़ने के लिए भाजपा हाथ पैर मार रही है। देखिए हनुमानगढ़ में क्या है कि कृषि प्रधान क्षेत्र है ये भी, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का रहता है, कभी पानी को लेकर, कभी बीज को लेकर, कभी पेस्टिसाइड को लेकर। और एक बड़ा मुद्दा जो अभी भी कहते हैं हवा में तैर रहा है, जैसे वसुंधरा जी के टाइम में स्पिनिंग मिल जो बहुत बड़ी मिल थी हमारी, वो बंद हो गई थी। बाद में कांग्रेस ने इसको तूल दिया, मुद्दा बनाया और बार-बार गहलोत साहब जब भी आए, जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि हम सरकार बनाएँगे तो हम इस मिल को चालू कर देंगे। लेकिन चालू करने में इतनी देर हो गई कि जब अभी उन्होंने बजट भाषण में कहा कि चलो उसके बाद कहा कि हम इस मिल को चालू करेंगे, लेकिन वो आदेश अभी तक आया नहीं। हालाँकि विनोद कुमार जो विधायक हैं वो कहते हैं कि 40 लाख रुपए बजट दे दिया गया, लेकिन अभी धरातल पर कुछ नज़र नहीं आया। तो हमें लगता है कि यहाँ पे रोज़गार का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर सरकार कोई भी उस पर ध्यान नहीं देती है। बाकी जो किसानों की समस्या है वो तो यदा-कदा चलती रहती है, आंदोलन भी होते रहते हैं। तो और एजुकेशन को लेकर बहुत कुछ बदला है माहौल, हालाँकि बहुत को क्योंकि ये संतुष्टि तो होती नहीं है, विकास की कोई वो सीमा नहीं होती है। लेकिन दूसरे ज़िलों से बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ बाकी है अभी। लेकिन पिछले 15-20 साल में हनुमानगढ़ में एजुकेशन को लेकर भी काफ़ी कुछ हुआ है और बेहतर हो, जैसे फूड पार्क की बात हुई थी, उसमें भी बहुत कुछ काम नहीं हुआ। टाउन में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की बात हुई, उसपे भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह की जो स्थिति है और जो उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, वो भी सरकार की जो पॉलिसी है उससे वो बंद होने के कगार पे है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जैसा हम जानते हैं अभी कि गंगानगर हनुमानगढ़ जो पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें 2 राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी को यूँ लग रहा था कि जो पंजाब में सरकार बनाने के बाद उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये जो 11 सीटें हैं इस पे वो प्रभावी भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल की सभा हुई थी गंगानगर में, भीड़-भाड़ ठीक-ठाक।
लेकिन जो संगठन है, जो वैचारिक रूप से, वो अभी तक संगठन मजबूत नहीं है इनके पास। और हम बार-बार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हो या आरएलपी हो, जिसको अपना हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है, इनके पास संगठन तो कुछ भी नहीं है। जैसे हनुमान बेनीवाल को ये लगता है कि हम किसान की बात करते हैं, किसान में से आजकल जाट को वो कहने लगे हैं, तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी जब एक बहुत ही, जैसे बीजेपी ने बहुत निर्णायक स्थिति में जिस तरह से उम्मीदवार उतारे, कांग्रेस का भी अभी उसकी सूची आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अगर मजबूत कैंडिडेट होते हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये जो आरएलपी है, आम आदमी पार्टी है, बहुत प्रभावी भूमिका फिलहाल निभाने की स्थिति में है। हाँ, एक चीज़ है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी के जो असंतुष्ट लोग हैं, क्योंकि टिकट तो एक को मिलना है और दावेदार दोनों पार्टियों बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उसमें कोई मजबूत कैंडिडेट होता है, जो टिकटार्थी हैं बीजेपी और कांग्रेस के, वो अगर टूट कर इधर आ जाते हैं, दल बदल कर आते हैं आरएलपी में या आम आदमी पार्टी में, तो शायद उनका व्यक्तिगत जनाधार के हिसाब से कुछ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, जो मौजूदा स्थिति है आम आदमी पार्टी या आरएलपी की, कि बहुत ज़्यादा कुछ प्रदर्शन कर देंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। हनुमानगढ़ में इस बार किसका विधायक बनेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जीत का ताज उसी के सिर सजेगा जो इस सीट के मुद्दों से पार पा जाएगा। हनुमानगढ़ सीट पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला करना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ही घोषित नहीं किए हैं। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों ने यहाँ पर चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए दोनों ही पार्टी उस सीट का हाल जहां बीजेपी या कांग्रेस का नहीं, बल्कि सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है। हनुमानगढ़ के बाद अब बात करेंगे पीलीबंगा और नोहर सीट की, जहां से बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवार उतार भी दिए हैं। इन दोनों सीटों में एक पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का विधायक है। आइए जानते हैं इन सीटों की सियासत और चुनावी इतिहास के बारे में। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक चुनावी तैयारियों को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। बीजेपी ने हनुमानगढ़ की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। इनमें पीलीबंगा और नोहर सीट भी शामिल है। यहाँ अहम मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। जिले की एकमात्र रिजर्व पीलीबंगा सीट पर भाजपा के धर्मेंद्र कुमार विधायक है और उन्हें ही बीजेपी ने इस बार भी उम्मीदवार बनाया है। अब कांग्रेस पीलीबंगा में धर्मेंद्र कुमार के सामने किसे खड़ा करेगी, ये तो कांग्रेस की पत्ते खुलने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल पीलीबंगा सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो इस सीट पर 1977 से अब तक 10 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 4 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी को मौका मिला है, तो 1 बार जनता पार्टी और 2 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। 1977 में जनता पार्टी के हरचंद सिंह सिद्धू विधायक चुने गए। 1980 और 1995 में कांग्रेस के जीवराज सिंह ने चुनाव जीता। फिर 1990 में निर्दलीय रामप्रताप कासनिया विधायक चुने गए। फिर अगले चुनाव 1993 में कासनिया ने भाजपा से चुनाव लड़ा और जीत गए। 1998 में कांग्रेस से हरचंद सिंह संधू को हाथ में विधायकी आई। फिर 2003 में कासनिया ने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। 2008 में कांग्रेस के आदराम विधायक बने। फिर भाजपा की द्रौपदी 2013 में चुनाव जीत गई। इसके बाद 2018 में बीजेपी के धर्मेंद्र कुमार ने ये चुनाव जीता। हाँ, 2008 में जब ये परिसीमन लागू हुआ था, नया समीकरण बना था, तो उससे पहले हनुमानगढ़ जिले में क्या था कि 6 सीटें आती थी हमारी, लेकिन समीकरण जब बदला तो पीलीबंगा सीट अलग हो गई। पहले भी थी तो जो रिजर्व हो गई। और रिजर्वेशन के बाद बात करें तो यहाँ पर जो आदराम थे, जो कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता मान सकते हैं, बड़े लोकप्रिय थे, जमीनी तौर पर उनकी एक समझ थी, उनका अपना सब कुछ, तो वो जीते। कभी ये बीच में धर्मेंद्र मोची जो 2 बार विधायक रहे, अभी भी मौजूदा विधायक हैं हमारे। तो कांग्रेस बीजेपी के इर्द गिर्द रही है और थर्ड फ्रंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं रहा। और अभी उसके बाद जैसे देखा कि द्रौपदी मेघवाल जीती हैं, फिर वो हार जाती हैं, फिर धर्मेंद्र जी आए, और ताज़ा अभी जो आया है उसमें यह है कि जो आज जो रिपोर्ट है
धर्मेंद्र मोची को बीजेपी ने फिर रिपीट किया है। तो बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द रही है राजनीति यहाँ पर। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पीलीबंगा के इतिहास की बात करें तो इस बार भाजपा की नज़र यहाँ पर हैट्रिक पर टिकी है। इस सीट पर किसी पार्टी का लगातार दबदबा नहीं रहा है। यहाँ अक्सर मुकाबले कांटे के रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें 7 प्रत्याशियों को कुल 11,000 मत मिले, तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार मेघवाल को अकेले 1,06,000 मत मिले। पीलीबंगा सीट पर धर्मेंद्र को फिर से उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, तो कांग्रेस ने अभी इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पीलीबंगा के बाद रुख करेंगे नोहर सीट का, जो इस जिले की सबसे हॉट सीट में गिनी जाती है। नोहर जनसंख्या के हिसाब से जिले की दूसरी बड़ी विधानसभा है। ये एकमात्र सीट है जो मारवाड़ इलाके में पड़ती है। जिले की नोहर तहसील के गोगामेड़ी में प्रसिद्ध लोक देवता गोगाजी महाराज का मंदिर है। ये स्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 359 किलोमीटर है। ये जगह हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है। इस सीट से वर्तमान विधायक कांग्रेस के अमित चाचड़ हैं, जिन्हें कांग्रेस ने इस बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अमित चाचाड़ को टक्कर देने के लिए भाजपा ने अभिषेक मटोरिया को मैदान में उतारा है। बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आगाज भी गोगामेड़ी से हुआ था और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई नेताओं ने गोगाजी मंदिर में पूजा करने के बाद यात्रा शुरू की थी। इस सीट के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो इस सीट पर अब तक कुल 15 चुनाव और 2 उपचुनाव हो चुके हैं, जिसमें कांग्रेस ने 7 बार और बीजेपी ने 2 बार जीत दर्ज की है। तो वहीं 2 बार निर्दलीय और 1 बार स्वतंत्र पार्टी को भी मौका मिला। इसके अलावा एक बार जनता पार्टी और जनता दल को भी जीत मिली है। 1952 में कांग्रेस के मनफूल सिंह विधायक बने, 1957 में निर्दलीय रामकिशन जीते, 1962 में निर्दलीय हरदत्त सिंह जीते, 1965 में निर्दलीय दयाराम ने चुनाव जीता, 1967 में रामचंद्र आर्य को विधायकी मिली, 1977 में जनता पार्टी के बहादुर सिंह जीते, 1980 और 1985 में कांग्रेस के लक्ष्मी नारायण भांबू विधायक बने, 1990 में जनता दल की सुचित्रा आर्य जीती, 1993 में जनता दल के अजय चौटाला जीते, 1998 में फिर से सुचित्रा आर्य जीती, 2003 में बहादुर सिंह को विधायकी मिली, 2008 और 2013 में बीजेपी से अभिषेक मटोरिया जीते, फिर 2018 में कांग्रेस के अमित चाचाड़ ने अभिषेक मटोरिया को हरा दिया। तो नोहर जो है वो बिल्कुल ही हरियाणा के बिल्कुल नज़दीक है और हनुमानगढ़ से दूर है, लेकिन हरियाणा के नज़दीक है वो। तो निश्चित रूप से वहाँ के जो लोगों का जो मिजाज है वो हरियाणा कई बार प्रभावित करता है। 1993 की बात करते हैं तो वहाँ पर उस वक्त भी जो अजय चौटाला वहाँ पर बने थे एमएलए, उसके बाद भी समीकरण बदला। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही वहाँ पे होता रहा। अभिषेक मटोरिया 2 बार एमएलए रहे। उसके बाद सुचित्रा जी की बात करें तो वो भी वहाँ पर 2 बार एमएलए रही हैं कांग्रेस से। और अब जो अमित चाचान है वो कांग्रेस के हैं और बीजेपी ने अभिषेक मटोरिया को फिर से रिपीट किया है। तो अब तो दिलचस्प होगा मुकाबला। बात करें नोहर की स्थानीय समस्याओं की तो यहाँ कई समस्याएं हैं। इनमें सड़क, पानी, निकासी की समस्याओं से लोग बाग जूझ रहे हैं, लेकिन मुख्य समस्या तो 500 साल पुराने जोहड़ है, जिन पर धीरे धीरे कब्जे होते जा रहे हैं और सालों पुराने जोहड़ खत्म होते जा रहे हैं। दूसरी बड़ी समस्या नहरी सिंचाई पानी चोरी की है। हालांकि इसके लिए राजस्थान का पहला पानी चोरी रोकने के थाना भी बना था, लेकिन इसके बाद भी इस समस्या का हल नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद कांग्रेस के वर्तमान विधायक अमित चाचाड़ तक सिंचाई पानी को रोकने के लिए सड़क पर तंबू लगाकर धरना दे चुके हैं। इसके लिए सरकार से बजट भी जारी किया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। नौहर में रोजगार का बड़ा साधन कृषि ही है। ऐसे में यहाँ से बड़ी संख्या में पलायन होता है। इसके साथ ही जिला बनाने की मांग भी यहाँ जोर पकड़ रही है। इस बार भी मुकाबला अमित चाचाड़ और अभिषेक मटोरिया के बीच ही होगा और साथ ही ये मुद्दे इस चुनाव में भी हावी रहेंगे। अब देखना ये होगा कि इन दोनों के बीच हो रहे कड़े मुकाबले में जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। नोहर और पीलीबंगा के बाद अब रुक करेंगे सांगरिया और भादरा सीट की। भादरा में तो पिछली बार सीपीआई-एम का विधायक बना था। इस बार यहां के समीकरण क्या रहने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
हनुमानगढ़ मुख्यालय से सांगरिया विधानसभा क्षेत्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से वर्तमान विधायक कांग्रेस के गुरदीप सिंह हैं, जो इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में इस संगारिया सीट से 9 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। इनमें भाजपा से गुरदीप सिंह शैपिणी, कांग्रेस से शबनम गोदारा और बीएसपी से बलवीर सिंह के साथ आपके अनिल कुमार भी चुनावी मैदान में लड़ चुके हैं। अब इस बार सांगरिया विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता तय करेगी। यहाँ की सियासत का रुख क्या कुछ कह रहा है, उसके बारे में काफी कुछ यहाँ का चुनावी इतिहास बता देता है। इस सीट से रहे अब तक के विधायकों के बारे में बताएं तो 2018 में भाजपा के गुरदीप सिंह शापिनी ने चुनाव जीता। 2013 में बीजेपी के कृष्ण कड़वा यहां से विधायक रहे। 2008 में कांग्रेस के परम नवदीप यहां से विधायक बने गए। 2003 में बीजेपी के गुरजंट सिंह जीते। 1998 में कांग्रेस के कृष्णचंद्र बिश्नोई जीते। 1993 में निर्दलीय गुरजंट सिंह विधायक चुनाव जीते। 1990 में सीपीआई के हेतराम बेनीवाल यहां से विधायक रहे। 1985 में कांग्रेस के कृष्णचंद्र बिश्नोई के साथ विधायकी आई। 1980 में कांग्रेस के महेंद्र सिंह जीते। 1977 में कांग्रेस के रामचंद्र विधायक बने और इससे पहले 1972 और 1967 में कांग्रेस के बीरबल ने चुनाव जीता। सांगरिया विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर अब तक 1990 से लेकर अब तक निर्दलीय सहित 3 बड़े दलों को जीत मिली है। 1990 में यहाँ से सीपीआई को जीत मिली थी। इस बार भाजपा ने एक बार फिर अपने मौजूदा विधायक पर ही दांव खेला है। अब देखना ये होगा कि यहाँ से कांग्रेस किसको चुनावी मैदान में उतारती है। संगरिया में देखिए, अगर हम विकास की बात करें तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि मीरा कॉलेज के सरकारीकरण की। गहलोत साहब जब पहले यानी दूसरे कार्यकाल में जब वो बने थे, उस समय डॉक्टर परम थी वहाँ पर एमएलए, उस समय घोषणा हुई थी, लेकिन वो मामला अटक गया था, कोर्ट में भी गया बहुत ज़्यादा। तो अब फिर दोबारा तो अब हालांकि कह रहे हैं कि उसमें जो स्थिति है सब कुछ स्पष्ट हो गई है। तो मीरा कॉलेज का मुद्दा बड़ा था। अब लोग पूछ रहे हैं कि साहब जब लास्ट के समय में ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने आते ही इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। एक तो ये मुद्दा, दूसरा वहाँ पर जैसे अंडरपास की बात करते हैं, ओवरब्रिज की बात करते हैं, ये भी बड़ा मुद्दा है जो लोकल राजनीति में उलझा हुआ मामला है। नशा है, बहुत बड़ा इशू हो सकता है अगर कोई लोग वहाँ पर जिस तरह से लोगों में मुकाबलत है कि भाई सरकार को लेकर, पुलिस को लेकर, प्रशासन को लेकर, क्योंकि संगरिया हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है। वहीं से अभी देखा कि हमने पिछले कुछ समय पहले के एसपी को यहाँ से बदला गया था चुनाव के वक्त में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में। तो वहाँ पर देखा जा सकता है कि नशे को लेकर सरकार कितना गंभीर है, प्रशासन कितना गंभीर है, पुलिस कितनी गंभीर है। तो इस बार हमें लगता है कि ये खेती किसानी ये सब तो मुद्दा होगा ही, लेकिन नशा बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है संगरिया में। सांगरिया के बाद बात करते हैं भादरा सीट की, जहां से सीपीआई-एम के विधायक बलवान पूनिया है। अभी इस सीट पर बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी ने भी अपने प्रत्याशियों के ऐलान नहीं किया है। यहाँ किसी भी दल का दबदबा नहीं रहा। यहाँ की जनता ने लगभग हर पार्टी को ये मौका दिया है। यहाँ के चुनावी इतिहास की अगर बात करें तो अब तक इस सीट पर 15 विधायक चुने गए, जिसमें 5 बार कांग्रेस को मौका मिला। तो कांग्रेस को 1952, 1967, 1972, 1980, 1998 में मौका दिया गया। तो 5 बार निर्दलीय यहाँ से विधायक बने। इनमें रामकिशन भांबू, हरदत्त सिंह, ज्ञान सिंह चौधरी, डॉक्टर सुरेश चौधरी और जयदीप शामिल हैं। वहीं एक बार जनता दल और जनता पार्टी को भी यहाँ से मौका मिला है। 1977 में जनता पार्टी से लालचंद विधायक बने। 1990 में जनता दल से लालचंद जीते। तो एक बार लोकदल और सीपीआई-एम से भी विधायक बने और 2018 में बलवान पूनिया ने सीपीआई-एम से चुनाव जीता। नौहर और भादरा जो है बहुत ही अलग तरीके से, और भादरा तो बिल्कुल ही अलग मिजाज रहा है। वहाँ पर कांग्रेस की स्थिति कभी मजबूत नहीं रही। वहाँ पर आप देखेंगे 1990 से लेकर अब तक जो कांग्रेस की स्थिति रही बहुत कमजोर रही है, और जो गैर कांग्रेसी लोग हैं वही जीते रहे। कभी 90 में जनता दल, उसके बाद 93 में हम देखते हैं कि वहाँ पर निर्दलीय जीतते हैं ज्ञान सिंह चौधरी। उसके बाद एक बार सिर्फ कांग्रेस को मौका मिला था, जो संजीव बेनीवाल जो अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए थे। तो कांग्रेस के लिए जो भादरा की जो सियासी जमीन है उपजाऊ नहीं है, मानते उसको। वहाँ पर तो लोग क्या कि जैसे बेचारा कोई बन जाता है तो उस पर लोग ज्यादा यकीन करते हैं। और जहाँ तक माकपा की बात है तो मुझे लगता है कि माकपा की जो पिछली बार जीत हुई थी उसमें कोई वैचारिक जीत नहीं थी, वो बलवान पूनिया की व्यक्तिगत जीत थी। क्योंकि बलवान पूनिया ने जिस तरह संघर्ष किया था किसानों के बीच में वो रहे, और जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो लोगों ने बलवान पूनिया को वोट दिया था, ना कि माकपा को। ऐसा कहा जा रहा है, जिसे सुनने में आया है कि वहां पर भादरा में कांग्रेस या तो समर्थन करेगी, अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, या फिर ये भी हो सकता है कि
ये जो बलवान पूनिया है वो कांग्रेस और माकपा के अधिकृत प्रत्याशी हो जाए वहां पर। हनुमानगढ़ जिले की पहचान कॉमरेड शोपत सिंह के रूप में होती है, लेकिन पिछले 3 दशक से यहाँ पर माकपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में बलवान पूनिया की भादरा से जीत ने एक बार फिर उम्मीद की किरण जगाई। दरअसल 1985 में कॉमरेड शोपत सिंह ने कांग्रेस के आत्माराम चौधरी को करीब 12,000 मतों से पराजित किया था, लेकिन उसके बाद माकपा इस जिले में एक भी सीट को नहीं जीत पाई। जहां तक बलवान पूनिया का सवाल है, बलवान पूनिया को लेकर आम जनता की ये राय रही है कि उन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया और यही वजह रही दोनों दलों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार इस सीट पर किस दल का परचम लहराता है। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।